दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो खूबसूरत काली आंखों की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब मैं लॉन्ग बीच में रहता था। वहाँ एलन नाम के एक व्यक्ति से मेरी भेंट हुई और हमारी यह मुलाकात जल्दी ही एक साझेदारी में बदल गई। पहले यह व्यक्ति एक गुब्बारा उड़ाकर रह चुका था और उस दौरान उसने हवाबाजी में काफी ज्ञान एवं तजुर्बा हासिल कर लिया था। जब वह फिल्म कार्य के लिए करतब दिखाने वाले लोगों के एजेंट के रूप में अच्छा बड़ा कारोबार करने लगा था। बदकिस्मती से उसके अंदर भी कुछ ऐसे छोटे मोटे दोस्त थे जो बहुत से अच्छे कारोबारियों में होते हैं और उन्हीं दोषों के कारण अंततः अमेरिकी सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसका मुख्य दोष यह था कि वह अति उत्सुक युवकों को बहुत ही घटिया किस्म के उपकरण बेच रहा था। उन दिनों हवाई छतरियां प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था और जब एलन ने उन्हें अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर देने का प्रस्ताव किया तो उन तजुर्बेकार कलाबाजों को पैराशूट प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिल गया। नतीजा यह हुआ कि हवाई छतरी से करतब दिखाने वालों की मृत्यु दर में अधिक बढ़ोतरी हो गई और अगर मैं अधिक सावधान एवं अनुभवी न होता तो अवश्य ही मेरी गिनती भी उन मरने वालों में से एक होती जिन्होंने एलन से वह पैरासूट खरीदा था। मैं कबूल करता हूं कि इस आदमी के साथ मेरी पहली बड़ी दुर्घटना का कारण मेरा अपना दुस्साहस ही था। उसके पास अन्य कुतूहलपूर्ण वस्तुओं के बीच लगभग 45 फीट व्यास का एक विशाल पैरासूट था जिसकी चौड़ाई सामान्य से करीब 2 गुनी थी। यह उपकरण सबसे अलग था, इसलिए शायद इसका नाम एलन का हुडू रखा गया था। अपनी उड़ान के कुछ मार्ग में तो इसकी चाल स्वाभाविक रहती थी, फिर यह अपनी रफ्तार को अचानक 2 गुना करता और अपनी बदमाशी को प्रकट करने लगता था। कई लोगों ने इस पैरासूट में घुसने की कोशिश भी की थी। उन सभी के साथ भीषण दुर्घटना घटी। एक दिन मैं एलन के पास बैठ गया और उससे बोला, मैं उस पुराने हुडू में एक तफरी करूंगा। क्या ऐसा है? उसने जवाब दिया। मैंने कहा, हाँ पक्का। मैं किसी समय उसे लेकर कूद जाऊंगा। उसने अपने कंधे उचकाए। बहुत अच्छा। अपने अगले करतब पर आप इसे हवा दे सकते हैं। मेरा अगला करतब एक फिल्म के लिए डायसर के हवाई अड्डे पर होने वाला था, जहां मुझे उस नायक का किरदार निभाना था जो किसी मशीन से निकल भागता है। कारण यह था, मुझे पता नहीं, इस स्टंट के लिए मैं उसका 24 फीट का सामान्य पैरासूट भी इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि काम बहुत आसान था। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही हुडू के साथ कूदने का इरादा बना चुका था, यह मौका मेरे हाथ लग गया। मैंने बड़ी शांति से चलाना शुरू किया। छतरी बड़े
सही ढंग से खुली। सब कुछ ठीक ठाक लगा। उसके पश्चात मैंने झूलना शुरू किया। हर पैरासूट आपको थोड़ा बहुत जरूर झुलाता है, लेकिन उसने मुझे बहुत झुलाया। समस्या असल में यह थी कि मेरा वजन पैरासूट के असामान्य वजन को संभालने के लिए पर्याप्त तो क्या, उसके आसपास भी न था। ना ही मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं रस्सियों को खींचकर झूल के प्रभाव को विफल कर सकूं, जैसा कि किसी आपातकालीन स्थिति में सामान्यतः किया जाता है। मेरा झूलना अधिकाधिक उग्र होता चला गया और बाद में बहुत खतरनाक भी। स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि मैं कुछ मौकों पर खुद को पैरासूट में उस छेद तक नीचे झांकते पाया जो मेरे सिर से करीब 30 फीट ऊपर था। इतना होने पर भी मैंने अधिक कठिनाई महसूस नहीं की होती। अगर मुझे वापस उसी ढंग में झुलाया गया होता जिस तरह ऊपर की ओर जाते समय हुआ था। लेकिन सच यह है कि अब केंद्रीय बल ने बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंचकर मुझे धोखा दे दिया और मैं लगभग लंबवत अर्थात बिल्कुल खड़ी अवस्था में नीचे गिरने लगा तथा 30 फुटी रस्सियों के अंत में जबरदस्त झटके के साथ फिर ऊपर उठ गया। लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी। इससे अधिक गंभीर संकट तो अभी आने वाला था, और वह तब आया जब मैं जमीन छू चुका था। रस्सियों के छोर पर लटका मैं चारों ओर इस तरह तेजी से घूम रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी गुलेल में पत्थर के एक टुकड़े को घुमाया जा रहा हो, और इसमें जरा सा भी शक नहीं रह गया था कि मैं इतने जोर से जमीन से टकराऊंगा कि मेरे शरीर की लुगदी बनकर रह जाएगी। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहना होगा कि मैं बच गया, अधिकांशतः बच गया। ऊर्ध्वगामी झूम पर कुछ फीट से मैं जमीन से दूर रह गया और जमीन से मेरा संपर्क करने वाला गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई नहीं था। नीचे आने की अंतिम कूद में अभी 20 से 30 फीट की दूरी थी और मैं वास्तव में बैठने की मुद्रा में जमीन से टकराया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की पुच्छ हड्डी टूट गई और चोट से मेरी आंखें बुरी तरह काली हो गई। आंखें काली कैसे पड़ी मैं नहीं बता सकता। इसका जवाब तो कोई डॉक्टर ही दे सकता है। लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरा माथा रेत से भरी बोरी से टकराया हो। जब उन्होंने धूल मिट्टी में से मुझे बाहर निकाला, उन्होंने देखा कि मेरे अंदर अभी कुछ जान बाकी है। अतः उन लोगों ने मुझे एक मोटर गाड़ी में डालकर मैदान के चारों ओर घुमाया, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। विजय की इस पूरी परेड में मुझे पूरा होश था कि क्या हो रहा है। लेकिन जब हम विमान घर के पीछे एक आरामदेह जगह पर पहुंचे, मैं एक गहरी नींद में खो गया और एक सप्ताह तक मुझे होश नहीं आया। बिस्तर पर पड़े पड़े स्वास्थ्य लाभ
करने के दौरान मैंने एक ऐसे लड़के की मौत के बारे में पढ़ा जिसे एलन ने एक छोटा बोगस पैरासूट बेचा था। यह वही पैरासूट था जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा और जांचा परखा था। उसका रेशमी कपड़ा तो ठीक ठाक था, लेकिन उसका साज सामान मैं एक निगाह में बता सकता था, बिल्कुल बेकार था। यह लड़का पूर्व का रहने वाला था। उड़ान कला में उसने अभी अभी कदम ही रखा था और उसके दिमाग में यह बात घर कर गई कि कोई भी विमान चालक तब तक अपने नाम को सार्थक नहीं कर सकता जब तक कि उसने पैरासूट से उतरना ना सीखा हो। अतः उसने एलन से किट खरीद ली और उसकी जांच किए बिना ही छलांग लगा दी। कपड़ा तो खुल गया और उसमें तत्काल हवा भी भर गई। वास्तव में बहुत जल्दी उसके कारण फीता पट्टी आदि साज सामान पर औकात से अधिक खिंचाव पड़ गया, लेकिन वह फीता पट्टी एक रुमाल का खिंचाव भी सहन करने के काबिल नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि फीता पट्टी टूटकर अलग हो गई और अगले ही क्षण उस जवान लड़के की देह 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे गिर रही थी। वह हवाई अड्डे के निकट दो विशाल टैंकों के बीच आकर गिरा और उसके शरीर को तलाशने में करीब 1 घंटा लग गया, लेकिन एलन ने परवाह नहीं की। इस दुर्घटना के कुछ समय बाद ही उसने एक और खराब पैरासूट किराए पर दे दिया। इस बार फीता पट्टी आदि काफी ठीक दशा में थी। एलन कभी भी अपनी उड़न छतरियों को एक ही जगह पर 2 बार कमजोर बनाने की गलती नहीं करता था, क्योंकि वह यह जानता था कि अगर बार बार वही गलती होगी तो लोग उससे पैरासूट नहीं खरीदेंगे। एलन हमेशा बहुत ही होशियारी के साथ काम करता था। इस बार एलन ने रस्सियां बहुत ही घटिया लगाई थी। मछली पकड़ने में काम आने वाली साधारण डोरी थी। उसकी जगह जूतों के तमसे भी लगे होते तब भी शायद लड़का बच जाता। आप सोचो, डोरियां कितनी कमजोर रही होंगी। जब उस लड़के ने कूद लगाई, कपड़ा हवा भरने लगा और इतना खुल गया कि उसे झटके के साथ सीधा ऊपर की ओर ले उड़ा। फिर डोरियां ऐंठने लगी। अगर आप ऐंठी हुई डोरी किसी बाल्टी में बांधते हैं, उसमें कुछ वजन रख देते हैं और उसे एक हाथ की दूरी पर ऊपर उठाते हैं, तो आप देखते हैं कि बाल्टी धीरे धीरे घूमना शुरू कर देती है। उस लड़के के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। जैसे ही डोरियों पर उसका भार पड़ा, वे ऐंठने लगी और एक दूसरे से लिपट गईं। सारी रस्सियां मरोड़ खाने के बाद एक तार में बदल गई और पैरासूट, जिसे खुलकर एक छतरी की तरह तन जाना चाहिए था, वह एक गठरी में बदल गया। इस तरह पैरासूट
हवा का प्रतिरोध उस बेचारे लड़के से अधिक नहीं कर पाया और वे दोनों किसी धूमकेतु की भांति एक साथ नीचे आ गिरे और तबाह हो गए। इस वृत्तांत ने मुझे चौंका दिया था। एक साथ दो दो मौत की घटनाएं, उन दोनों के पीछे एलन की घटिया करतूत होने का पक्का संदेह। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। फिर भी मैंने उसके साथ अपनी साझेदारी एकदम नहीं तोड़ी, क्योंकि आखिरकार वह एक अच्छा एजेंट था और घटिया पैरासूट बनाने में मैंने उसकी कोई मदद नहीं की थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैंने तुरंत उससे कोई नाता न रखने का निश्चय कर लिया। यह कोई जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारण था, पैसा। मेरे एजेंट के रूप में उसने एक फिल्म कंपनी में मेरे लिए काम का जुगाड़ किया। करतब इतना साधारण किस्म का था कि उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। जब काम खत्म हो जाता और अपना पैसा लेने का समय आया, तो मैं एलन के पास गया। कंपनी ने उसे पहले ही भुगतान कर दिया था और मैंने अपना पारिश्रमिक मांगा। तुम्हें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, एलन ने ऐसा कहा। मैंने कहा और अपना पैसा मांगा। मुझे अभी चाहिए। अभी तो नहीं मिल सकता। अच्छा, समय आने पर मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। मैंने एलन से कहा, इसका मतलब तुम जब चाहोगे तब दोगे, क्यों? ऐसा ही है ना? तो ठीक है, मैं कहने लगा। मुझे वह मंजूर नहीं, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। उसने मेरा पैसा नहीं दिया। मैंने उसके एक पैरासूट में छेद कर दिया। लेकिन एलन और उसका सब कुछ अंदर तक निकृष्ट एवं निहायत घटिया था। वह पैरासूट नकली निकली। इस बीच सर्कस को देशों के एक और दौरे पर जाना था, लेकिन इस बार पूर्वी राज्यों में। इस यात्रा पर जाने के लिए मेरे पास एक तेज नायुपूर्ण लड़ाकू विमान था, जो उन पुराने विमानों से बिल्कुल नए प्रकार का था, जिनका मैं अभ्यस्त हो चुका था। बाद में किस्मत ने अगर साथ न दिया होता, तो इस नायुपोर्ट ने मुझे मार ही डाला था। जब हम सैन एंटोनियो टेक्सास पहुंचे, एक साथी ने मुझे इरविन पैरासूट दिखाया, जो एक मायने में उन हवाई छतरियों से बहुत भिन्न था, जिनका मैं प्रयोग किया करता था। पहले वाला पैरासूट जहां स्थिर डोरी को खींचने से खुलता था, इरविन पैरासूट को रिप कार्ड से खोला जाता था। इस पैरासूट की जांच करने के बाद मैंने पाया कि रिप कार्ड को खींचने से स्टील के दो लंबे पतले पिन भी बाहर आ जाते हैं। ये पिन पैरासूट के पर्दों को बंद रखते हैं। जब रिप कार्ड को खींचा जाता, पिन झटके से बाहर निकल जाते। पर्दे चिड़िया के पंखों की तरह खुल जाते और एक बहुत छोटा कर्णिक पैरासूट प्रकट हो जाता, जो तुरंत खुल जाता
और फिर मुख्य पैराशूट को धक्के से खोल देता। मजेदार की बात तो यह थी कि सब पलक झपकते ही हो जाता था। मैं स्वीकार करता हूँ कि अब तक मुझे रिप कार्ड के आविष्कार पर संदेह था, लेकिन इरविन पैराशूट को आजमाने के बाद मुझे मानना पड़ा कि यह पैराशूट उन पैराशूटों से बहुत बेहतर था जिनका मैं प्रयोग किया करता था। इन पैराशूटों को हासिल करने के बाद हमारे साथ केवल 2 हादसे हुए, लेकिन इन हादसों का इस स्टंट से कोई संबंध नहीं था। पहली दुर्घटना तो तब हुई जब उड़ान के दौरान हम रेतीले तूफान में फंस गए और हमारे टैंकों में 2-3 घंटों तक कोई पेट्रोल न बचा था। रेत की आंधी का सामना करना तब भी कोई खेल नहीं होता है जब आप जमीन पर होते हैं और जब एक तेज रफ्तार गाड़ी की गति से हवाई यात्रा कर रहे हों, तब ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक हवाई जहाज में जमीन के नज़दीक उड़ते हुए दृश्यता का होना आवश्यक है। हम एक रेल मार्ग के साथ साथ जा रहे थे, क्योंकि इस जिले में जबरन उतरने का मतलब था कई दिनों या सप्ताहों तक किसी के आने का इंतजार करना और रेल मार्ग का अनुसरण करते हुए हम बस्ती तक पहुंच सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें उतरना ही था। इसीलिए हम रेल मार्ग के जितना नज़दीक पहुंच सकते थे उतने नज़दीक पहुंचकर नीचे आ गए। जमीन को छूते ही विमान को झटका लगा, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं थी। जमीन पर थोड़ी देर चलने के बाद हमारा विमान अचानक लेकिन संतोषजनक ढंग से ठहर गया और सुरक्षित उतरने पर हमने एक दूसरे को बधाई दी। अपने चेहरे से रेत साफ करते हुए अचानक मैंने देखा कि विमान के दोनों पंख गायब हैं। यह देखकर मैं बहुत खींच गया। उतरने पर विमान का इस तरह ढह जाने का कोई मतलब नहीं है। बेशक वह दिन दूर नहीं जब हमारे पास पंख समेटते जहाज भी हों, लेकिन हमारे विमान के बारे में फिलहाल ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन हमने यह भी नहीं सोचा था कि हमारा विमान जमीन पर सुरक्षित उतार लिए जाने के बाद हमारे साथ इस तरह का धोखा करेगा। अपने महत्वपूर्ण अंगों से हाथ धो बैठेगा। गुस्से से अधिक दुख का अनुभव करते हुए मैंने विमान के ढांचे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से देखा और रेत की थपेड़ों के बीच पंखों की निशानी खोजने का प्रयास किया। हालांकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैंने तभी देखा कि क्या हुआ होगा। हमारा विमान जब नीचे उतरा, विमान के पहिए कैक्टस के 2 झुरमुटों के बीच जमीन की तंग पट्टी से लग गए थे। उस पर आगे बढ़ते हुए विमान के पंख दोनों ओर उगी झाड़ियों से उलझते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कैक्टस एवं जंगली झाड़ झंगाड़ से टकरा टकरा कर पंखों के पर खच्चे उड़ गए थे। हमने उसे
वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया और 4 घंटे तक रेल पटरी पर बैठे रहे। इस दौरान अंधड़ शांत हो गया और हम अगली गाड़ी को रोकने में कामयाब हो गए। रेल पदाधिकारियों ने यह देखकर कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें गाड़ी में चढ़ा लिया और हमारा हवाई जहाज, मैं समझता हूँ, अभी तक रेगिस्तान में ही धंसा पड़ा है। दूसरी दुर्घटना इससे अधिक बड़ी थी और इसका कारण भी फिर वही दुराचारी और मानवदोषी कैक्टस की झाड़ी थी, जिसे कुछ लोग दिल का बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन देखने में तो वह बहुत डरावनी लगती है। मैं इस बार पैरासूट के जरिए काफी स्वाभाविक ढंग से नीचे आ रहा था, लेकिन हवा के झोंके ने सीधे सादे रास्ते में मुझे कुछ दूर कर दिया। मैंने कभी भी उल्टी रखी संगीनों में छलांग नहीं मारी थी, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसे ही एक अनुभव से गुजरने के बारे में बताने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं पैरासूट उत्तरी अमेरिका के कैक्टस से भरे सबसे बड़े झुरमुट में जाकर धंस गया। मुझे पक्का यकीन है कि इस झुरमुट को विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए चुना गया होगा और मेरा बदन दर्द से खींचते एक मानवीय पिन कुशन में बदल गया और वे पिन भी ऐसे वैसे नहीं थे, बुनाई करने वाली सुइयों के आकार के थे। मेरे बदन में चुभे इन कांटों को निकालने में उन्हें कुछ समय लगा और यह मेरे लिए वास्तव में कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।